हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम चर्चा करेंगे कि आठवें भाव में यदि ग्रह हों तो क्या स्थितियां होती हैं। कमोवेश कोई सी भी एस्ट्रोलॉजी की किताब आप उठा लीजिए, सब में एक बात ये लिखी गई है कि कोई भी ग्रह अगर 6, 8 या 12 में गया तो वहाँ पर उसके जो प्रभाव हैं वो थोड़े से कमज़ोर पड़ जाते हैं। लेकिन छठे को उतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं माना, आठवें को उसकी अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव माना गया है। तो इसको पहले समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई से भी ग्रह आठवें में गए तो प्रभाव क्या होगा, ये चीज़। दूसरा, आठवें घर में यदि कोई ग्रह गया तो उस पर्टिकुलर ग्रह से जुड़ा हुआ जो भाव होगा, ध्यान रखिएगा, आठवें में यदि कोई सा ग्रह गया तो उस पर्टिकुलर ग्रह से जुड़ा हुआ जो भाव होगा उस पे भी कहीं ना कहीं हम प्रभाव महसूस करेंगे। अब सबसे पहले समझते हैं कि जब हम आठवें घर की बात करते हैं तो उसके कारक ग्रह कौन है। आयु का भाव मानते हैं, लॉन्गेविटी को बचाने की कोशिश करने के लिए माना जाता है, और इनके कारक हो जाते हैं शनिदेव। ऐसी स्थिति में यहाँ जो भी प्लैनेट बैठेगा उसका शनि के साथ संबंध जो है वो निर्धारण होना जरूरी हो जाएगा। अब एक बात समझिए, नेचुरली जब हम बात करते हैं तो नैसर्गिक रूप से, नैसर्गिक बोलूँ तो नेचुरल समझिएगा, नैसर्गिक रूप से शनि जो है वो बल के हिसाब से सबसे कमजोर ग्रह होता है। ये पॉइंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब कभी भी कोई से ग्रह की किसी ग्रह के साथ हम युति बनाएंगे तो ये समझना पड़ेगा कि जो भी ग्रह शुभ होते हैं वो अपनी ऊर्जा को उन ग्रहों की तरफ भेजते हैं जो कि उनसे कमजोर होते हैं। साइंस में ऐसा समझ लीजिए, ऊंचाई से पानी गिरता है और नीचे की तरफ आता है, तो नैसर्गिक बल में, नेचुरल स्ट्रेंथ में शनि सबसे कमजोर ग्रह होता है। अब क्योंकि वो सबसे कमजोर ग्रह है, उसके ऊपर जितने भी ग्रह बनेंगे वो सारे के सारे उससे तो बलवान ही होंगे। ऐसे स्थिति में उन ग्रहों की पॉजिटिविटी जो है वो शनि की तरफ चली जाएगी। इस कारण से उन ग्रहों का जो एक फैक्टर इफेक्ट है वो वीक होने लगता है। इस कारण से ऐसा कहा जाता है कि आठवें भाव में यदि कोई ग्रह जाके बैठ गया तो उस स्थिति में उस पर्टिकुलर प्लैनेट की जो कैपेसिटी है वो वीक हो जाएगी। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। बट इस बात से घबराइएगा मत कि एक आध दो कोई ग्रह अष्टम में बैठ गए हैं तो पूरा सत्यानाश ही है, ऐसा नहीं है। अगर अष्टम में ग्रह बैठता है तो उसका 100% एस्पेक्ट जो होता है वो सेकंड हाउस के ऊपर होता है, इसलिए रिजल्ट्स तो तब भी पॉजिटिव लाने की कोशिश करेगा। हाँ, अगर किसी वजह से 8th हाउस में बैठा हुआ ग्रह नीच राशि अवस्था में आ गया तो फिर उसका प्रभाव जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसको ध्यान रखिएगा, अगर कोई ग्रह 8th हाउस में आ गया और नीच राशि अवस्था में आ गया तब उसका प्रभाव जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक करके लगाने की कोशिश करते हैं। बहुत ही आइडियल कुंडलियों में आप 2 कुंडलियों को उठा के देखेंगे। एक तो रजनीश जी की थी जो ओशो है, और दूसरी जो है वो अमिताभ बच्चन जी की है। आठवें घर में बहुत सारे ग्रह बैठे हैं, और जब भी कुंडली में किसी भाव में एक से अधिक ग्रह बैठे हो ना तो ध्यान रखिएगा कि आपको षडबल में ये देखना पड़ेगा कि सबसे बलवान ग्रह कौन सा है, उसके बाद ही कोई निर्णय होगा। अब मानते हैं एक एक करके ग्रहों को यहाँ पे लगाने की कोशिश करते हैं। सपोज करते हैं यहाँ पे सूर्य बैठ जाए, किसी भी कुंडली में अष्टम भाव में सूर्य बैठा है। चिंता मत करिएगा कि राशि कौन सी है, वो सिंह राशि का, अपनी राशि का ही क्यों ना बैठ जाए, लेकिन भाव अगर 8वां है, भाव की बात हो रही, राशि की नहीं, अगर 8वें भाव में बैठा है तो उसके कारक शनि के साथ सूर्य का जो संबंध है वो ऑलमोस्ट ठीक ठाक सा नहीं है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है आप समझिए, सूर्य की जो पॉजिटिविटी है वो शनि की तरफ मूव ऑन होने लगेगी। सूर्य की जो पॉजिटिविटी है, क्योंकि वो नैसर्गिक रूप से एक बली ग्रह है शनि की तुलना में, तो अपने बल से वो शनि की तरफ ऊर्जा भेजना शुरू करेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल वाला हाल। ऐसी स्थिति में सूर्य के कारक तत्व जो होते हैं ना उनमें प्रभाव आ जाता है। जैसे कि पिता का कारक ग्रह है, 9वें भाव से 12वें बैठा है, तो जीवन के अंदर पिता के साथ संबंध या पिता का जो सुख है उसमें प्रभाव आने लगेगा। अगर फ्रेंडली साइन में बैठा है तो फिर चीज़ें काफ़ी हद तक संभाल लेगा। अगर फ्रेंडली साइन में ना हुआ और भाव पीड़ित हो गया 9वां, तो फिर आयु पे कष्ट आ सकता है पिता की। तो सूर्य के कारक तत्व क्या है, सूर्य के कारक तत्व में एक तो पिता आते हैं रिश्तों में, दूसरा
हड्डी से संबंधित कोई चीज़ हो जाए तो भी पॉसिबल है, क्योंकि सूर्य के पास हड्डियों का भी डिपार्टमेंट है। नेत्रों से संबंधित कोई बात होगी तो भी सूर्य के पास डिपार्टमेंट है। आपकी मान और प्रतिष्ठा जिसका कि सूर्य कारक होता है उसकी भी वहाँ पे पूरी पूरी संभावनाएं बनती हैं। लेकिन एक बात को ध्यान से समझिएगा, जब सूर्य अष्टम में बैठा हो ना तो ये नहीं कह सकते कि व्यक्ति नाम नहीं कमाएगा। क्यों? क्योंकि ये अगर स्टेटस का हाउस है, 10वां भाव है, तो यहाँ से ये लाभ में बैठा है और ये पद प्रतिष्ठा से एक घर आगे बैठा है। इसलिए सूर्य का 8वें में बैठना, ये कहें कि ऐसे व्यक्ति का सूर्य इतना कमजोर हो गया कि वो अपना नाम नहीं बना सकता, ऐसा कहना गलत होगा। क्योंकि जो पर्टिकुलर हाउसेस है 10th और 7th, उनके रिस्पेक्ट में तो वो ठीक बैठा है। यहाँ पे सिर्फ लगन से 8th होने की बात हो रही है। तो व्यक्ति को अपना नाम बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। फिर से कह रहा हूँ, अपना फर्स्ट हाउस का नाम बनाने के लिए संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। चाहे रजनीश ओसो में देख लीजिए, चाहे आप अमिताभ बच्चन जी में देख लीजिए। दूसरी बात कि सूर्य की राशि कुंडली में कहीं ना कहीं तो पड़ेगी पड़ेगी। वहाँ से बस ये देखिएगा कि वो कितने घर आगे बैठा है। मान लीजिए कि सिंह राशि है कहीं पर और सिंह राशि से सूर्य को आपने लगाया 9 घर आगे बैठा है, तो फिर वहाँ पे उस भाव के प्रति अपने भाव से ठीक बैठा है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम तब आएगी, मान लीजिए कि आप जहाँ लगन में ही सिंह राशि लिखी हो, लगन में सिंह राशि लिखी है और उस स्थिति में यहाँ जाके बैठा है, तो क्या होगा? मित्र के घर गुरु की राशि में तो बैठेगा लेकिन अपने भाव से 6-8 हो जाएगा। तो जब 8th हाउस में कोई प्लैनेट जाता है तो पहली कंडीशन उसके कारक तत्वों में प्रभाव आता है। दूसरी बात, वो ग्रह जो कि अष्टम में जाके बैठा है, क्योंकि ये अंधेरे का भाव है, अंधेरे का भाव होने के कारण यहाँ पे चीज़ें आसानी से नहीं बनती। इस कारण से एक चुनौती, एक संघर्ष का सामना करना पड़ता है। चीज़ों में देरी होना, शनि के कारक तत्व है ना डिले, इस कारण से देरी होना भी कई बार देखा जाता है। जब कभी भी अष्टम में सूर्य जैसा ग्रह मिला है तो व्यक्ति के जीवन में जो राइज होता है, उन्नति होती है, वो देर से होती है, ये मान के चलना पड़ता है। दूसरा फैक्टर आप देखते हैं कि मान लीजिए सूर्य की जगह यहाँ पे चंद्रमा है। सूर्य क्योंकि रोशनी का ग्रह है, ध्यान रखिएगा, प्रकाश है उसमें, इसलिए वो अष्टम में भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर लेता है, चंद्रमा को लेके आ रही है। चंद्रमा अष्टम में आ गया तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या होगी। चंद्रमा के पास अपनी खुद की कोई रोशनी तो होती नहीं। दूसरी बात है कि वो शनि की तरफ अपनी ऊर्जा भेजेगा और वो भाव के अंदर अंधेरे में बैठा है। इस कारण से चंद्रमा को अष्टम भाव में हम कहीं पर भी, चाहे लगन कुंडली आए, चाहे डिविजनल चार्ट्स आ जाए, वहाँ पर हम अच्छा नहीं मान पाते। कारण क्योंकि वो एक्चुअल में खुद की कोई रोशनी नहीं रखता और उसको हमने अंधेरे में भेज दिया। वहाँ पर भी शनि जो कि कठोर मेहनत का और भय का ग्रह है, वहाँ पर भी उसको भेज दिया। ऐसी स्थिति में चंद्रमा की प्लेसमेंट यदि 8th हाउस में हो रही है तो ये थोड़ा सा चिंताजनक कहा जाएगा। मन के अंदर हमेशा कोई ना कोई चीज़ लगी रहती है। ऐसे लोगों के अंदर व्याकुलता को कह लीजिए, या आगे की कोई चीज़ को देखकर सोचते रहना, बहुत ज़्यादा उसके प्रति इमोशनल होकर आगे बढ़ने लगना, ऐसा प्रभाव जीवन में अक्सर देखने को मिलता है। तो चंद्रमा को 8th हाउस में मैं अच्छा नहीं बोलूँगा। रीज़न बिल्कुल यही कि कहीं ना कहीं एक मन का भाव वाला जो ग्रह है उसको प्रभाव झेलना पड़ता है। अब देखिए, सूर्य के वक्त मैंने नहीं बोला, सूर्य में क्या है कि ये 5वां भाव जो है इसका संबंध जुड़ा हुआ होता है, तो पेट संबंधित चीज़ों से कुछ ना कुछ हो सकता है। चंद्रमा नेचुरली 4th हाउस का कारक है, अगर वो नेचुरली वहाँ पे जाके बैठेगा तो उसके कारक तत्वों में भी प्रभाव आ जाएगा। ऐसे स्थिति में मनोस्थिति जो है या पारिवारिक स्थिति जो है उसको लेकर कहीं ना कहीं मन में हमेशा कुछ ना कुछ लगा रहता है। इस कारण से इसको बहुत अच्छा नहीं कह पाते। अगर यहाँ पे हम मंगल को बिठा लें, मंगल की यहाँ पे स्थिति बहुत ही अजीबोगरीब होती है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। मंगल जब भी 8वें भाव में बैठ जाए तो फिर एक परिस्थिति बड़ी अजीब सी होगी। क्यों ऐसा होगा? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि वो खुद नेचुरली 8 नंबर राशि का तो स्वामी है, वहाँ उसके बैठने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अपने घर का बैठा है, ठीक ठाक है। लेकिन 1 नंबर, क्योंकि लगन के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे मंगल का यहाँ आके बैठ जाना 2-3 चीज़ों को सीधे सीधे प्रभावित कर देगा। पहली बात, कैसे? फर्स्ट हाउस हेल्थ के लिए मैंने आपसे कहा था सूर्य तो कारक है, सूर्य कारक है, जबकि मंगल उस भाव का ओरिजिनली लॉर्ड है। ऐसी स्थिति में अपने भाव से 6-8 का संबंध करके बैठ जाएगा, एक प्रॉब्लम। दूसरी चीज़ है, पृथकतावाद का ग्रह है। पृथकतावादी ग्रह होने के कारण जहाँ कहीं पर भी दृष्टि देगा वहाँ भी चुनौतियाँ खड़ी कर देगा। अब यहाँ से बैठा हुआ मंगल इस भाव के ऊपर प्रभाव दिखाने की कोशिश करेगा 7वीं दृष्टि से, तो परिवार के अंदर भी कहीं ना कहीं चुनौती पैदा कर देगा। मंगल ऐसा ग्रह है जिसको कि 2nd हाउस या 8th हाउस में अच्छा नहीं कह सकते। 2nd हाउस वाणी का है, वहाँ पे अपनी भाषा से परेशान करेगा। अष्टम भाव वैवाहिक सुख के लिए भी देखना है हमें, सिर्फ आयु ही नहीं देखनी, इसलिए कह रहा हूँ।
ऐसी स्थिति में यदि मंगल यहाँ बैठा है तो सेपरेटिस्ट प्लैनेट होकर अपनी जो सेपरेशन की ऊर्जा है वो भी लगा देगा। अग्नि तत्व का ग्रह है, अग्नि तत्व का ग्रह होकर जल तत्वीय राशि प्रभाव में बैठेगा और वो भी जहाँ पे चीज़ें थोड़ी ठंडी होकर चलनी चाहिए वहाँ पे बैठ जाएगा तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इस कारण से ये थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण स्थिति कही जाएगी। हाँ, एक पॉइंट पे ओके है, वो ये कि अगर मित्र राशि का होकर बैठा हो, अगर मित्र राशि का होकर बैठा हो और फिर अपने जो दूसरे उनके भाव हैं वहाँ से उसकी प्लेसमेंट ठीक रही, तो ऐसे स्थिति में रिसर्च के अंदर, क्योंकि देखिए टेक्निकल प्लैनेट है ये, ठीक है, मंगल में बहुत ज़्यादा चीज़ों को लॉजिकल सोचने की ताकत है और आठवां घर रिसर्च का है। ऐसे स्थिति में यदि मंगल अष्टम में बैठा है और व्यक्ति अपने बुद्धि बल पे, अपने तकनीक के बल पे किसी भी प्रकार के अनुसंधान में जाता है तो फिर ऐसे व्यक्ति को ऐसे मंगल का सपोर्ट बहुत अच्छे से मिल जाया करता है। लेकिन फिर कंडीशन वही है कि या तो इस मंगल को बुध का साथ लगेगा, ठीक है, उत्साहित होना अलग बात है और करेजियस होना अलग बात है, ठीक है। तो मंगल करेजियस है, अंधकार भय भाव के अंदर जाके भी वो अपने साहस से चीज़ों को खोज सकता है। शनि के साथ उसका संबंध जो है वो शनि को ऐसा कोई शत्रु नहीं मानता, शनि मंगल को शत्रु मानता है। ऐसे स्थिति में पराक्रम से व्यक्ति कुछ ना कुछ खोजने की क्षमता जरूर रख सकता है, लेकिन चुनौती कहाँ खड़ी करेगा, वैवाहिक जीवन में करेगा, इतना समझिएगा। तो मंगल की प्लेसमेंट भी ओके है। ऐसे लोग करेजियस होते हैं, साहस पराक्रम के साथ नई चीज़ों को खोजकर नई चीज़ों में अपने आप को लगाने में और चीज़ों को बदलने में अपने दम पर विश्वास रखते हैं, वहाँ के लिए मंगल पॉजिटिव होता है। अब बात करें अगर यहाँ पे बुध बैठ जाए, बुध की यहाँ पे स्थिति जो है वो बुध के कारक तत्वों को प्रभावित करेगी। मंगल के कारक तत्वों में मैं आपको एक बात और बता दूँ, मंगल को मैंने आपके लिए कर्ज का कारक ग्रह बताया था। अगर वो अष्टम में बैठ गया तो ऐसी स्थिति में उसमें कर्ज की स्थिति वाली भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। दूसरा, बुध को लेते हैं, बुध कारक वाणी का है या फिर हमारी बुद्धिमत्ता का है, इनको प्रभाव करेगा। शनि के साथ उसका रिश्ता ठीक है, लेकिन बुध की ऊर्जा शनि की तरफ चली जाएगी। तो कई बार देखा गया है कि ऐसे लोगों को, जिन लोगों की कुंडली में बुध जो है अष्टम भाव में मिलता है, किसी न किसी बात को लेकर कोई ना कोई मेंटल टेंशन बरकरार ही रखता है, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी बुध हमारी बुद्धि का है और कहीं ना कहीं बुद्धि वो चीज़ है जो 24 घंटे चलती रहती है, अब वो अंधकार भय भाव में जाके बैठी भी है, उससे मित्रता भी निभा रही है, तो कुछ नहीं है तो भी बैठे बैठे सोचते सोचते इंसान टेंशन में रहेगा, ठीक है। क्योंकि अंधकार में भाव में जाके वो ग्रह अपनी ऊर्जा से कुछ ना कुछ करने ही लगता है। आप उसे कितना भी नियंत्रित करो, बुद्धि और मन ये दो ऐसी चीज़ है जिसका नियंत्रण करना बहुत आसान नहीं होता। इसलिए बुध जब कभी भी किसी भी राशि प्रभाव के साथ जाके अष्टम में बैठता है तो वहाँ पे चैलेंजेस खड़े हो जाते हैं कि बेहिसाब सोचने की शक्ति क्रिएट हो जाती है। पॉजिटिव कहाँ पर है, पॉजिटिव वहाँ पर है कि यह बुध पूरी की पूरी बुद्धि है। अगर इस बुध को किसी दूसरे पॉजिटिव ग्रह ने सपोर्ट कर दिया, मान लीजिए सूर्य ने सपोर्ट कर दिया, उजाला कर दिया कि भाई आगे जा रहे हो अंधेरे में, पीछे एक बड़ा सा बल्ब लगा दिया, सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन अष्टम में आ गया, तो ऐसे स्थिति में बुध सूर्य की ऊर्जा ले लेगा और चीज़ों में समझ जाएगा। लेकिन अगर सूर्य की ऊर्जा ना ले पाए, ध्यान रखिएगा ये कॉम्बिनेशन बहुत ही क्रिटिकल होते जाते हैं, सूर्य की ऊर्जा ना मिली तो शनि का अंधकार ही सामने इंतजार कर रहा है। अब बुद्धि आगे बढ़ तो रही है लेकिन भयभीत होकर बढ़ेगी। मंगल के साथ आ गया तो दूसरा भी दुश्मन उसका बैठा, उससे भी डरा हुआ है, आगे भी डरा हुआ है। मंगल और बुध की युति जब यहाँ होती है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचता है और अपने ही सोच से अपने आप को डराने की स्थिति पैदा कर देता है। एक प्रॉब्लम ये क्रिएट करता है। अगर सूर्य बैठा है बुध के साथ लेकिन शुक्र बैठ गया है तो सूर्य को कमजोर कर देगा, क्योंकि तब शनि का प्रभाव, शुक्र का प्रभाव सूर्य के प्रभाव को डुबो देंगे। इसको ध्यान रखिएगा। यदि सूर्य अष्टम में बैठा है लेकिन वहीं पे साथ में शुक्र बैठ गया तो शुक्र को नीच होना आवश्यक हो जाएगा, शुक्र को नीच होना आवश्यक हो जाएगा, अन्यथा प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि शुक्र यदि नीच हुआ यानी कि यहाँ पे 6 नंबर की राशि आनी चाहिए, 6 नंबर की राशि आई, शुक्र नीच होगा, शुक्र नीच होगा और बुध के साथ होगा तो अपना नीच भंग कर लेगा, अपना नीच भंग कर लेगा, लेकिन सूर्य को नेगेटिवली प्रभावित नहीं कर पाएगा। ऐसे स्थिति में बुध वहाँ पे, बुद्धि वहाँ पर कुछ हद तक अपने टेंशन्स को कंट्रोल कर पाएगी और व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ने का साहस दिखा देगा। मैंने फिर से कहा था कि रिसर्च का भाव है, बुद्धि अगर रिसर्च में लग गई तो ऐसे व्यक्ति बेहतरीन साइंटिस्ट बन सकते हैं, बहुत अच्छे खोजकर्ता बन सकते हैं। तो ये चीज़ें सपोर्ट करती है। बुध अभिनय का ग्रह है, बहुत ही हिडन तरीके से अंदर तक जाके व्यक्ति अभिनय को निभा सकता है, वो पोटेंशियल वहाँ पे मिल जाता है। लेकिन वही बात है कि शनि की तरफ बढ़ते हुए बुध को, यानी कि कर्म की तरफ बढ़ती हुई बुद्धि को भय नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे अगर सबसे ज़्यादा कोई ग्रह फेस करता है चैलेंज
तो वो होता है गुरु। ठीक है, ये क्यों बोल रहा हूँ उसमें समझिएगा। जुपिटर का क्या है कि वो नेचुरली देव कृपा है, पहली बात। और दूसरी बात, गुरु के पास अकेले अकेले ही 5 अलग अलग भाव के कारक तत्व हैं। ऐसी स्थिति में जब हम बात करते हैं तो गुरु जैसे ही अष्टम में जाके बैठेगा, उसके सारे के सारे कारक तत्व प्रभाव जो है वो हिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि सबसे पॉजिटिव ग्रह सबसे नेगेटिव की तरफ अपनी एनर्जी भेज देगा पूरी तरीके से। गुरु खुद यहाँ पे शनि की तरह हो जाएगा और अपनी पूरी शुभता शनि पे लगा देगा, अष्टम भाव में बैठा हुआ गुरु। ऐसी स्थिति में फीमेल चार्ट्स अगर मिला और गुरु यहाँ मिला तो उन्होंने अपना आधे से ज़्यादा जीवन जो है अपने हस्बैंड के ग्रोथ पे लगा दिया, परिवर्तन पे लगा दिया, अपने ससुराल पक्ष के ऊपर लगा दिया। चाहे वो गुरु अपनी राशि का क्यों ना बैठा मिले, आपको ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि फीमेल चार्ट में गुरु अपने हस्बैंड का कारक बन जाता है, तो शनि दुख का कारक ग्रह बैठा। ऐसी स्थिति में वो अपने पार्टनर के दुखों को ही खत्म करने में आधा समय लगा देता है। इसको नोट करके रख लीजिएगा अगर गुरु अष्टम में है और फीमेल चार्ट है तो, पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन, गुरु संतान का भी कारक ग्रह है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने संतानों को लेकर भी चिंतित रहेगा, ये भी कंडीशन खड़ी हो जाती है। तीसरी बात देखिए, गुरु कहीं ना कहीं ओवरऑल ग्रोथ के लिए ही देखा जाता है, तो ऐसे में व्यक्ति जो है देव कृपा है इस व्यक्ति के पास कि चीज़ों को परिवर्तित कर देने की, ट्रांसफॉर्म कर देने की। लेकिन फिर वही बात है ना कि व्यक्ति अपने पूरे जीवन को दूसरों के प्रति ही ट्रांसफॉर्म करते करते समर्पित कर देता है। ये एक चुनौती गुरु जब भी अष्टम में बैठा हुआ मिला तो देखने को मिलती है। ठीक है, देखिए जो बात मैं कह रहा हूँ ये कड़वी जरूर है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी हकीकतों पर ही चलने वाली बात है। यहाँ बात करूँ कि नहीं बहुत शुभ है, ये है वो है, ऐसा नहीं हो पाता। ऐसा अक्सर देखने को मिला है कि जिन भी कुंडलियों में गुरु ने अष्टम भाव में जगह बनाई है तो व्यक्ति ने अपनी चीज़ों को, अपनी खुशियों को ताक पे रखा है, समझौते करके बाकियों के लिए सारी चीज़ें करने की कोशिश करी है, अपनी फैमिली, अपने कुटुंब के लिए सब कुछ करता है। ऐसा व्यक्ति अपनी खुशियों को पीछे छोड़ देता है। अब वहाँ पर मैं ये भी नहीं कह सकता कि देव गुरु की जो कृपा है वो व्यक्ति को फायदा दे रही है। व्यक्ति के हाथों से उसके फैमिली के अंदर सबको फायदा हो रहा होता है, लेकिन व्यक्ति को अपनी चीज़ों का कहीं ना कहीं बहुत हद तक, अपने खुशियों को बहुत हद तक दबा के आगे चलने की नौबत यहाँ पे खड़ी हो जाती है। ये ज़िंदगी की कठोर सच्चाई है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब गुरु से हट जाए तो पॉजिटिव क्या होगा? तो पॉजिटिव ये है कि ऐसे लोगों को जो है ना पढ़ने वाला ग्रह है वो एक तरीके से, तो एस्ट्रोलॉजी हो गई या जितने भी तरीके की गुप्त विद्याएं हैं उसकी तरफ जीवन नेचुरली खींचता है। जाहिर सी बात है, अगर जीवन में संघर्ष खड़े होंगे तो व्यक्ति कहीं ना कहीं खोजते खोजते वहाँ पहुँच ही जाएगा। तो शब्द को ऐसे कहिए चाहे वैसे कहिए, जीवन में जो वो संघर्ष देता है वो संघर्ष से निकलने की हिम्मत देने के लिए कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को वैदिक ज्योतिष हो या किसी भी तरीके की ऑक्कल्ट साइंसेस हो उससे जोड़ने की पूरी ताकत देता है। ठीक है, और जीवन के अंदर शनि बेसिकली जीवन का एक ग्रह है, तो उसके ऊपर प्रभाव या उसको कैसे परिवर्तित करे ये चीज़ें वो लोग बहुत अच्छे से बता सकते हैं जिन लोगों की कुंडली में गुरु अष्टम भाव में बैठा हुआ। ठीक है, अब इसके बाद बचते हैं कौन से ग्रह? शुक्र को बिठाएंगे तो शुक्र का बैठना इतना ना तो फायदेमंद है ना ही कोई नुकसान है ना। दैत्य गुरु है, दैत्य भाव में बैठ भी गया तो चीज़ों को नियंत्रित कर लेगा, लेकिन होगा क्या कि अकेला बैठा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अकेला नहीं बैठा और 2 अशुभ ग्रह साथ बैठ गए, 2 अशुभ से मतलब है मंगल केतु को ले लीजिए, राहु के मंगल को ले लीजिए या फिर शनि सूर्य को ले लीजिए। इस तरीके से कोई भी नैसर्गिक क्रूर ग्रह अगर साथ में आके बैठ गए, शनि को यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे ये शुक्र शनि सूर्य के साथ बैठ गया, राहु सूर्य के साथ बैठ गया, राहु शनि के साथ बैठ गया, एक से ज़्यादा 2 क्रूर पापी ग्रहों के साथ यदि शुक्र ने युति कर दी अष्टम भाव में तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक तो उसका कारक तत्व है विवाह और दूसरा उसका कारक तत्व है वैभव। वो दोनों को ही प्रभावित कर देगा। सारी की सारी ऊर्जाएं वो बाकी के क्रूर ग्रहों को ही पॉजिटिव करने में लगा देगा। ऐसे स्थिति में वैवाहिक जीवन में भी चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। और दूसरी बात है, शनि की तरफ अपने काम को करने की कोशिश कर रहा है, शनि की तरफ अपने काम को कोशिश कर रहा है तो अपनी आधी ऊर्जा तो वो वैसे ही उस भाव की वजह से लगा देगा, और जो बची कुची ऊर्जा उसके अंदर रह भी गई है वो दूसरे ग्रहों को ही संभालने में लगा देगा। ऐसे स्थिति में ऐसे लोगों के मैरिज लाइफ के अंदर ये मान के चलिए कि अपने ससुराल पक्ष या अपने घर बार की चीज़ों के चक्कर में मैरिज लाइफ से समझौता करते हुए ये लोग जीवन में आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं अगर शुक्र अष्टम में आया। लेकिन फिर मेरी बात को ध्यान से समझिए, अगर शुक्र अकेला बैठा है तब तो वो दैत्य गुरु होकर चीज़ों को संभाल लेगा, शनि को कंट्रोल करते हुए अपने आप को फिर भी बैलेंस कर लेगा। हाँ, एक रिस्क आता है मेल चार्ट्स में, नॉट इन अ फीमेल चार्ट। बात को ध्यान से समझिएगा, मेल चार्ट में रिस्क आता है क्योंकि शुक्र अष्टम में चला गया और भोग की प्रवृत्ति छुपकर होने लगी तो यहाँ पर किसी भी गलत तरीके के रिश्तों में जाने से बचना आवश्यक हो जाता है। बस इतनी सी बात है और कोई नेगेटिविटी ना आएगी।
यहाँ से बैठेगा, यहाँ पे धन के भाव पे दृष्टि देगा, वैभव का स्वामी है और 2 नंबर राशि का भी स्वामी हो ही जाता है, तो शुभ होता है वेल्थ क्रिएशन में कहीं ना कहीं। लेकिन पीड़ित प्रभावित नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। नीच भी हो जाए तो भी प्रॉब्लम नहीं है, नीच भी हुआ तो भी प्रॉब्लम नहीं है। 6, 8, 12 में शुक्र का नीच होना इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। लेकिन क्रूर ग्रहों के साथ सौम्य ग्रहों का बैठना बिल्कुल भी इजाजत नहीं दी जा सकती 6, 8, 12 भाव में, क्योंकि भाव की प्रभाव को भी झेलेंगे और दूसरे ग्रहों को संभालने में भी अपनी ऊर्जाएं खपानी पड़ेगी। यहाँ पे शनि खुद बैठ जाए बस फिर तो कुछ चाहिए ही नहीं। कुंडली में 8वें घर में शनि बैठा हुआ दिख रहा है तो मान के चलिए कि जीवन के अंदर शुरुआत में ही संघर्ष होगा। अष्टम में जब भी शनि आएगा तो इस बात को पहले समझने की कोशिश करें कि 8वां भाव वैसे भी एक प्रकार से तो अंधेरे का भाव है और शनि वहाँ बैठ गया जो दूसरा अंधेरे का ही ग्रह है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं एक प्रकार से जीवन में जो चुनौतियां हैं वो बढ़ी हुई रहती हैं, ठीक है। अब कई बार ये लोगों की जो ज़िंदगी है वो शुरुआत से ही इस तरीके से डिज़ाइन होती है, इस तरीके से बन के आती है कि बचपन से व्यक्ति संघर्ष देख देख कर इस तरीके से बनता है कि आगे भविष्य में आने वाले संघर्षों के लिए प्रिपेयर हो जाता है। यहाँ पे स्टेटमेंट थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा लेकिन बात को समझिएगा। जीवन में शनि हमेशा बहुत ही कटु सत्यों को दिखाने की कोशिश करता है, वो उधर का कारक ग्रह भी है। अगर शनि वहाँ बैठ गया तो और ज़्यादा उस भाव को बल मिल गया। और अष्टम है क्या? परिवर्तन है। तो परिवर्तन यदि जीवन में आने वाला है तो जीवन में उस परिवर्तन को लेकर व्यक्ति अपने आप को खत्म न कर दे, आयु बचाए रखे, उस सारी चीज़ों को सिखाने समझाने की जिम्मेदारी शनि खुद उठा लेंगे। ऐसे स्थिति में अष्टम भाव में जब कभी भी शनि मिले, अपनी राशि कभी क्यों ना मिल जाए, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन यहाँ पे लोगों का शुरुआत में कहीं ना कहीं एक संघर्ष के साथ चलते हुए नजर आता है, ठीक है। दूसरी बात है कि शनि का अष्टम में बैठना पॉजिटिव लें कि नेगेटिव लें। आयु के लिहाज से हम इसे पॉजिटिव ले सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ों के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो शनि का अष्टम में बैठना 99% केसेस में पॉजिटिव ही जाता है, 99% केसेस में पॉजिटिव जाता है। लेकिन ध्यान रखना कि शनि किस भाव का स्वामी है, इसको आपको देखना जरूरी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब बात को समझिए, शनि की ऊर्जा तो कहीं जाएगी है नहीं, शनि तो वहाँ न्यूट्रल हो जाएगा, अपने ही कारक तत्व भाव में तो अपनी ऊर्जा किसी को नहीं देगा। लेकिन इस भाव में जो भी ग्रह आके बैठेगा, मैंने आपसे कहा था उनकी राशियां जहां भी पड़ी होंगी वो सारी की सारी चीजें हिल जाएंगी। अष्टम में ग्रह बैठेगा तो जो भाव है ना उन भाव में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा जहां पे कि उसकी राशियां पड़ी होंगी। तो शनि के साथ ये चुनौती बढ़ जाएगी, उसका प्रेम अष्टम के प्रति और बढ़ जाएगा। फिर आप देखो प्रॉब्लम कैसे होगी। मान लीजिए यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, यहाँ 11 नंबर लिखा है, तो विवाह होगा, विवाह विलंब से भी होगा, लेकिन सप्तम भाव की वाली स्थिति जो है वो डगमगा गई ऐसी स्थितियों में कुंडलियों के अंदर, ठीक है। शनि मान लेते हैं सेकंड हाउस का लॉर्ड आके बैठा, यहाँ पे 10 नंबर या 11 नंबर, यहाँ 10 नंबर या 11 नंबर लिखा है, या यहाँ पे 11 नंबर, यहाँ पे 12 नंबर लिखा है। ऐसी स्थिति में शनि जाके अष्टम में बैठ गया तो क्या हुआ कि जो सेविंग्स है ना उसके अंदर, कुटुंब है ना उसके अंदर चुनौतियां बन रही है। अगर 11 नंबर यहाँ लिखा हो या 10 नंबर यहाँ लिखा हो और शनि यहाँ के बैठ जाए तो आप समझ सकते हो कि फैमिली के अंदर माता के साथ वाली चीज़ों में, प्रॉपर्टी के साथ वाली चीज़ों में कहीं ना कोई चीज़ वीक कर गई है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई भी ग्रह, शनि तो क्या कोई भी ग्रह अष्टम में जाता है, अंधेरे के भाव में जाता है, तो भाव के लिहाज से उसके जो दूसरी राशियां जहां भी बैठी हैं वो वाले भाव में थोड़ी सी कमी आती है, थोड़ी सी वीकनेस आ जाती है। भले वो मित्र राशि का ही क्यों ना गया हो तब भी ऐसा होता है। इस कारण से प्रॉब्लम सिर्फ इस बात पे आएगी कि आपको ये देखना पड़ेगा उस कुंडली में शनि किन 2 राशियों का स्वामी है और उन राशियों के ऊपर जो प्रभाव बनेगा वो चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा बस, और इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं रहता। आखिरी में जो बचते हैं वो तो ऐसे ही 2-4 छोटे मोटे ग्रह हैं, जैसे कि राहु। बस ये बैठा नहीं कि काम खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि राहु बैठेगा तो बैठते ही वहाँ पे चीज़ों को एक्सपैंड कर देगा। अंधेरे के घर में बैठा है और अंधेरे को बढ़ा देगा, और इस तरीके से बढ़ाएगा कि व्यक्ति अपने सोच से ही परेशान होता रहेगा। क्योंकि राहु में अपना खुद का कोई बड़ा तो है नहीं, राहु बेसिकली जहाँ जिसके साथ जुड़ जाए उसको बढ़ाने की कोशिश करने लगता है। ऐसे चक्कर में क्या होता है कि जीवन के अंदर, अब मान लीजिए शनि के प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश करेगा, शनि का प्रभाव ही भय है, शनि का प्रभाव ही रोग है तो कहीं ना कहीं जीवन में ऐसी हरकतें कराएगा कि आपको अकेलापन खड़ा कर दूँ या फिर डर बना दूँ। पैसे छापने की कोशिश करने लगते हैं ऐसे लोग, है ना। 200 करोड़ निकल रहे हैं, 400 करोड़ निकल रहे हैं, बाद में जेल में जाके बैठना पड़ रहा है। तो सडन डाउनफॉल का कारण क्यों बनता है? 8वें घर में राहु को हम अक्सर लिखते हैं ऊंचाइयों से गिरा देगा। ऊंचाइयों से क्यों गिराएगा भाई? ऊंचाइयों से इसलिए गिराएगा क्योंकि आप अपनी सोच में इस कदर हावी होते जाएंगे, अपनी सोच को इस कदर बढ़ाते जाएंगे कि अंधेरे में आपको एक दिन यही समझ में नहीं आएगा कि पैर रखने के लिए ज़मीन ही नहीं थी।
इस कारण से अष्टम का राहु जब अकेला भी बैठा हो, शनि के प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो शनि का एक प्रभाव है एकांतवास, तो ऐसी स्थिति में वो भयंकर तरीके से चीज़ों को डिस्टर्ब कर दिया करता है। इसलिए अष्टम के राहु को बहुत अच्छी स्थिति नहीं बताई जाती। अजीब से डर, अजीब से अकेलेपन, अजीब सी परिस्थितियों में ले जाने की कोशिश करता है। व्यक्ति अपने ही दिमाग से सोच रहा है, रिसर्च का प्लैनेट है, रिसर्च के घर में है, रिसर्च के काम में लगा रहा है व्यक्ति, और वो भी जन कल्याण के लिए लगा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर जन कल्याण को उसने छोड़ा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, शनि जो है वो जनता का ग्रह है, अगर आपने दूसरों के प्रति काम करना छोड़ा और अपने सेल्फिश पे आ गए, तो फिर तो आपको डाउनफॉल दे के ही मानेगा। क्योंकि शनि उस तरीके का ग्रह नहीं है कि वो खुद के लिए जीवन जीने वाली बात कहता हो। जितने भी लोग शनि से चले हैं, उनको डेवलप करने वाली जो चीज़ें हैं वो मासेस हैं, यानी कि जनता है। अगर व्यक्ति ने सेल्फ पे फोकस किया है तो उसकी ग्रोथ नहीं हुई। इस कंडीशन में अगर राहु अष्टम में बैठा है और व्यक्ति अपनी इंडिविजुअलिटी के पीछे भाग रहा है, तो फिर डाउनफॉल लेके ही मानेगा, ये तय हो जाता है। अब इसके विपरीत केस देख लीजिए, वो है केतु का केस। आठवां घर कॉमन सेंस के लिए भी देखा जाता है, और अगर कॉमन सेंस के लिहाज से देखें तो राहु वहाँ बैठ के कॉमन सेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ठीक है, कॉमन सेंस इज हाईली अनकॉमन हो जाता है अगर राहु अष्टम में बैठा हो तो। अब दूसरी बात, केतु की प्लेसमेंट। केतु की प्लेसमेंट अष्टम में आई तो बहुत सारे लोग कहते हैं आध्यात्मिक बन जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या बन जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, केतु ग्रह अष्टम में बैठे ना तो ही अच्छा है, केतु ग्रह अष्टम में ना ही बैठे तो ही अच्छा है। ये बात क्यों कह रहा हूँ, किसी भी किताब में ये बात लिखी नहीं, लेकिन तत्व को समझिएगा। एक तरफ से शनि आयु का कारक तत्व लेके बैठा है, ठीक है, और केतु जहाँ जिसके साथ जुड़ता है उसके अंदर भयंकर आग है, भयंकर आग, ऐसी आग जो जिंदगी में कभी मिटाए ना मिटे। ठीक है, अंधेरे के घर में जाके, अंधेरे घर में जाके एक बहुत बड़ा उजाला बैठा है, सूर्य से भी बड़ा उजाला बैठा है। ठीक है, ऐसी स्थिति में वो भाव को तो खूब खोलेगा और बहुत बारीकी से खोलेगा, रिसर्च एंड ऑल में वो बहुत अच्छे से खोलेगा। ठीक है, लेकिन शनि के साथ जब उसके तत्व को मिलाएंगे तो क्या होगा, शनि कर्म करने का तत्व है और केतु है उससे मोह भंग करने की स्थिति। अब शनि कर्म करना चाहता है, केतु मोह भंग कराएगा, तो व्यक्ति संन्यास न लेगा तो क्या लेगा। आप संसार में कर्म करने आए हो और केतु कह रहा है कि कर्म से मुक्ति पालो, तो बचेगा ही क्या, सन्यासी हो गया इंसान। इस कारण से आठवां जो केतु होता है वो व्यक्ति को कहीं ना कहीं बेफिजूल में सन्यासी बनाने की कोशिश करता है। अगर मान लीजिए वैवाहिक जीवन के अंदर जब हम इसको लगाने की कोशिश करेंगे, अब मैंने आपसे कहा ये भाव कॉमन सेंस का भी है, केतु उस चीज़ को भी सिकोड़ने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से ज़्यादा, यहाँ पे व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से ज़्यादा अपनी खुद की सोच और अपने डर से ही परेशान हो जाएगा। क्योंकि शनि का काम वैसे ही भय है, और यहाँ पे केतु जैसा ग्रह बैठ गया, राहु और केतु की फिजिकल एग्जिस्टेंस है नहीं, ऊर्जा कहाँ जाएगी, ऊर्जा जाने की बात ही नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि इस भाव के अंदर जैसे ही केतु बैठेगा, शनि उसकी तरफ अपनी ऊर्जाओं को संभालने बैठ जाएगा, तो वो चीज़ों को नहीं संभाल पाएगा। ऐसी स्थिति में अष्टम में जब भी केतु देखने को मिलता है तो फिर वही हालत हो जाती है कि व्यक्ति अपने जीवन में खुद इतना परेशान हो जाता है कि वो जीवन से कर्म को ही हटाने की कोशिश करने लगता है। फिर बचता वही है, जीवन से कर्म हटा तो जीवन कैसा हो गया, एक प्रकार से सन्यासी जीवन क्रिएट हो जाता है। तो इस कारण से 8th हाउस में शनि जो पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जीवन के अंदर हकीकत में देखेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। करोड़ों में से एक आध व्यक्ति होगा, करोड़ों में से एक आध व्यक्ति होगा जो कि एक्चुअल में यहाँ पे शनि को लेकर अगर बैठा हो, शनि केतु की युति हो जाए तो वो भयंकर काम करेगा और वर्कहॉलिक हो जाएगा बुरी तरह से। वो व्यक्ति जीवन के अंदर अगर रिसर्च की लाइन में जा रहा है तो बहुत ही बारीकी से रिसर्च करके बहुत अच्छा काम कर सकता है। लेकिन फिर कह रहा हूँ, करोड़ों में एक आध ऐसा व्यक्ति मिलेगा, क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति जो है वो मटेरियल के पीछे भागना चाहता है। यहाँ पे बैठे हुए ये जो ग्रह है ना, ये मटेरियल के पीछे भागने की प्रवृत्ति नहीं दिखाते। क्यों कह रहा हूँ इस बात को समझिएगा, केतु यदि यहाँ बैठा तो इसकी 7वीं दृष्टि इस भाव पर भी तो पड़ेगी। ऐसा व्यक्ति अपना कुटुंब, अपना धन जायदाद सब कुछ त्याग देता है। इस कारण से अष्टम में केतु की प्लेसमेंट बहुत अच्छी नहीं कही जाती। हाँ, अगर व्यक्ति जीवन में एकाकी जीवन को जीना और प्रभु भक्तियों की तरफ आगे बढ़ने की प्रवृत्ति के साथ जाना चाहता है, अपने आप को बिल्कुल हिमालय की गोद में, गुफाओं में ले जाकर तपस्याएं करना चाहता है, बड़ा तपस्वी बनना चाहता है, ऐसे लोगों के लिए वो केतु की प्लेसमेंट सिर्फ वरदान है। लेकिन फिर वही बात है कि करोड़ों में से एक आध ही व्यक्ति ऐसा होता है जो धरती पे आता है और ये सोचता है कि मैं जाऊं और गुफाओं में बैठ जाऊं। 99% लोगों को तो पैसा चाहिए, शादी चाहिए, खुशियाँ चाहिए, सारे कंफर्ट्स चाहिए, तो यहाँ पे वो कंफर्ट्स नहीं बन पाते। ये चीज़ों को यहाँ पे समझना पड़ता है। तो इस तरीके से अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह कार्य करते हैं। कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर हाउस के अंदर शनि अगर बैठा है तो हम उसे वहाँ तक सही मानते हैं कि ऐसे लोगों को कंसिस्टेंटली किसी एक काम को पकड़ के चलते रहना पड़ेगा, तब जाके जीवन में बड़े परिवर्तन आएंगे। उससे हटके यहाँ जो भी ग्रह बैठेंगे दोस्तों,
उनका कुंडली में जो भी भाव से संबंध होगा उस भाव में थोड़ा सा एक वीकनेस आएगा, क्योंकि अंधेरे का भाव है, और उन ग्रहों के कारक तत्वों में थोड़ा सा एक कमी आपको देखने को मिलेगी। चंद्रमा यदि बैठा है तो फिर मैं एक ही बात हमेशा कहता हूँ, भले वो कर्क राशि का चंद्रमा क्यों ना हो, तब तो वो और खतरनाक होता है, क्योंकि इमोशनल हो जाती है राशि वहाँ पे। चंद्रमा यदि यहाँ बैठा है तो खुद को शिव उपासना में, यानी कि मन को नियंत्रित करने की शक्ति में लगाइए। शिव उपासना का अर्थ क्या है, जैसे शिव जी के ऊपर एकदम से चंद्रमा विराजमान है, उस तरीके से आपकी बुद्धि के अधीन ही आपका मन होना चाहिए, अन्यथा आपका मन ही ज़्यादातर चीज़ों में क्या होता है, यहाँ चंद्रमा बैठाने पे ये वेल्थ की तरफ इन लोगों का मन परिवार की तरफ ज़्यादा फैल जाता है, और वो अजीब से डर में चला जाता है, मेरे पास पैसा नहीं होगा तो क्या होगा, मेरे पास फैमिली नहीं होगी तो क्या होगा, पता नहीं वो क्या क्या सोच लेंगे। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जीवन में इमोशनल या साइकोलॉजिकल 8वां भाव है, जीवन में इमोशनल या साइकोलॉजिकल चीज़ों में यदि व्यक्ति उलझ गया तो उसको निकाल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। डिप्रेशन भी एक वही चीज़ है, शरीर के ऊपर लगी हुई चोट के घाव जो हैं वो बहुत आसानी से भरे जा सकते हैं, लेकिन चंद्रमा में बार बार इसलिए बोलता हूँ बहुत क्रूशियल प्लैनेट है। व्यक्ति इमोशनली या साइकोलॉजिकली अगर डिस्टर्ब हो जाए तो उसको वापस से नॉर्मल स्टेट में रीसेट कर पाना बहुत मुश्किल काम होता है। इस कारण से अपनी मनोस्थिति को हमेशा हमें पॉजिटिव से पॉजिटिव रखने की कोशिश करनी होती है। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, 8th हाउस में जो भी ग्रह बैठा है उसमें ध्यान रखिएगा, सोच समझ कर ही खाना खाना है, क्योंकि ये हमारी निज अपने खुद के ऐसी कुछ गलतियों को दर्शा सकता है जिसका खामियाजा हमारे पूरे शरीर पे बहुत बुरी तरीके से पड़ सकता है, क्योंकि शनि रोग का कारक ग्रह है और ये द्वार मल द्वार है। पेट साफ ना हो, शरीर के अंदर से जिस भी तरीके की गंदगियों को निकालना है, अगर वो ना निकल सके तो धीरे धीरे करके शरीर अंदर से ही रोगग्रस्त भी हो सकता है। इतना पावरफुल हाउस होता है 8th हाउस, और उसमें बैठे हुए ग्रह अगर वहाँ पे गलत तरीके के खान पान को आपने बना लिया तो आपके शरीर के अंदर धीरे धीरे करके आजीवन रहने वाली बीमारियों को भी वो दर्शा सकता है। धन्यवाद।